हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का। तो सेट 3 है, 5863 कोड है, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। 586 कोड जिनका भी है, सेट 1 2 3 हो कोई बात नहीं, बट 586 कोड होना चाहिए। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एंड अदर सेट्स और अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट करना कौन सा सेट हार्ड लगा। क्वेश्चन 1 देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कौन सा सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, नॉट वाला फाइंड करना है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो इम्पोर्ट तो है ना सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। गिफ्ट बाय इंडियन टू देयर फैमिली लिविंग अब्रॉड, ये भी है सोर्स। आपको नहीं वाला चेक करना था। तो डिमांड के सोर्सेज आपको आने चाहिए, है ना। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज भी होता है। गिफ्ट बाय इंडियंस टू देयर फैमिली लिविंग अब्रॉड, ये भी है सोर्स। इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज, ये भी सोर्स है डिमांड का। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब लोन लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो ये डिमांड का सोर्स नहीं है। ये डी ऑप्शन नॉट वाला है, तो नॉट वाला आपको चेक करना था। तो डी किसने टिक किया, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका डिमांड का सोर्स नहीं है। ठीक है, नॉट वाला चेक करना था। आई होप सबने ये लिखा होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल दिया हुआ है। वाई मतलब इनकम गिवन है, सेविंग गिवन है, कंजप्शन गिवन है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है। आपको यहाँ पे एक तो सेविंग निकालनी है जीरो इनकम पे, और दूसरा आपको कंजप्शन निकालना है जब आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 है ना। तो फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पे। अगर जिनको फॉर्मूले आते हैं तो सबसे पहले तो देखो वाई क्या होता है, इनकम किससे बनती है, सी प्लस एस, है ना। तो यहाँ पे सी कितना है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट वाला जहाँ जो हमें ये वाला फाइंड करना है ना, तो इसमें वाई तो 0 है और सी कितना है 30 है ना। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए वाई की जगह 0, सी की जगह 30, एस निकल जाएगा। तो एस निकालना है तो ये 30 यहाँ जाके -30 हो जाएगा। तो सेविंग तो आ गई -30, यानी फर्स्ट वाला तो आपका -30 आ गया। उसके बाद आपको दूसरा वाला जो था उसमें आपको एपीसी पता था, है ना, और सेविंग पता थी और इनकम पता थी। तो आप एपीसी का फॉर्मूला ले लो। तो एपीसी क्या होता है, एपीसी होता है सी बाय वाई, है ना। कंजप्शन और इनकम का रेशो होता है एपीसी। तो एपीसी आपको 1 गिवन है, सी आपको नहीं दिया। वाई उस टाइम पे जब एपीसी 1 है तो वाई आपका 100 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी तो यहाँ 1 है तो सी 1 हो जाएगा सी, एंड 1 इंटू 100 100, तो सी की वैल्यू 100 आ गई। यानी कि सेकेंड वाला आपका सी निकालना था, तो सी कितना आ गया 100। तो पहले आपका -30 आएगा, देन 100 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन डी किस किस का करेक्ट है। आई होप सबने करेक्ट किया होगा, ये फॉर्मूले सबको आते होंगे। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन -30 टू -30 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड, सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कम करना है, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, कैश रिजर्व कम करता है, बैंक रेट को बढ़ाता है, बैंक रेट को कम करता है कि जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट वो उसको परचेज करता है। तो यहाँ पे बाकी सब ठीक है। अच्छा, ये परचेज़ नहीं करता, सॉरी। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेल करता है ना। अगर उसको मनी सप्लाई को कम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज द बैंक रेट, ये ठीक है, ये वाला करेक्ट है ना। क्या करना पड़ेगा उसे, अगर उसे मनी सप्लाई कम करनी है तो उसे बैंक रेट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा, इंक्रीज द बैंक रेट। इससे वो इस किसको बढ़ा सकता है, मनी सप्लाई को, सॉरी, कम कर सकता है। ठीक है, मनी सप्लाई को कम करना है तो बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ऑप्शन बी सबने टिक किया है, कमेंट जरूर करना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सपोज इन एन इकोनॉमी प्लान्ड स्पेंडिंग अगर ज़्यादा है प्लान्ड आउटपुट से, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ये टॉपिक पता होगा, प्लान्ड स्पेंडिंग अगर ज़्यादा है प्लान्ड आउटपुट से तो क्या होता है, अगर स्पेंडिंग ज़्यादा है प्लान्ड आउटपुट से तो क्या होगा, मोर गुड्स सेल होंगे, जिससे क्या होगा, इन्वेंट्री कम हो जाती है ना। और इन्वेंट्री कम हो जाती है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, और जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो राइज इन नेशनल इनकम। तो ये सारे इसके इफ़ेक्ट आएंगे जब भी स्पेंडिंग प्लान्ड आउटपुट से ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर हम बात करें प्लान्ड स्पेंडिंग ज़्यादा है तो कौन सा करेक्ट है, डिक्रीज इन प्लान्ड इन्वेंट्री, नहीं,
प्लांट, हाँ डिक्रीज इन प्लांट इन्वेंट्री में क्या आएगा, कमी आ जाएगी, है ना। एंड राइज इन नेशनल इनकम, यस ये भी होगा, है ना। तो ये सारे इसके इफेक्ट आपको आने चाहिए थे। तो जब भी प्लांट स्पेंडिंग ज़्यादा हो तो इन्वेंट्री कम होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे इनकम बढ़ेगी। तो यस इनकम भी बढ़ेगी। रियल आउटपुट कम होएगा, नहीं। एम्प्लॉयमेंट कम होएगा, नहीं। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना। तो यानी कि ये दोनों गलत हैं, ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड वाला करेक्ट है इसका। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी पे किस किसने टिक किया है, तो फोर्थ का आंसर आपका बी पार्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे अदर कोड के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो बनेगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना, ताकि इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर किया जा सके। फिफ्थ देखो, इफ़ द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक 500 है, रिजर्व रेशो 20% है, वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी डिपॉजिट निकालना है, रिजर्व रेशो दिया हुआ है और टोटल क्रेडिट क्रिएशन भी दिया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, टोटल क्रेडिट या फिर टोटल डिपॉजिट भी कह सकते हो आप इसे। इसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई के कैसे निकलता है, के मल्टीप्लायर होता है ना। तो ये आता है 1/रेट, रेट जो भी है CRR, 1/CRR। अब प्राइमरी डिपॉजिट को हमने x मान लिया, के क्या होता है 1/CRR। अब ये 20% है, तो 20% का जो अपॉन 100 है वो ऊपर चला गया, है ना। 20% में था ना, तो 20 तो नहीं, 20/100 लिखने की बजाय हमने 100 को कहाँ कर दिया, रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दिया। तो ये 20 से ये 5 कट गया, x निकालना है आपको, और ये तो आपको टोटल दिया हुआ था 500। तो ये x निकालना है प्राइमरी डिपॉजिट, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करो तो 100 आंसर आएगा। किस किस बच्चे का आंसर 100 आया है, प्राइमरी डिपॉजिट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए था। टोटल डिपॉजिट या क्रेडिट, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई के क्या होता है 1/ जो भी आपको रेट दिया होता है, CRR दिया होता है। तो CRR यहाँ पे परसेंट में था, तो 20% का अपॉन 100 जो है वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया रेसिप्रोकल करके, है ना। और फिर 5 से डिवाइड करके 100 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये तो सबको ही आता होगा, सी। नेक्स्ट इसमें देखो 6th है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के की वैल्यू गिवन थी 5 और आपको सेविंग फंक्शन बनाना था। तो यहाँ पे सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला सबको आता होगा। सेविंग फंक्शन होता है -C बार प्लस MPS/Y। अगर MPS गिवन है तो MPS यूज़ करो, अदरवाइज अगर MPC गिवन है तब तो ये वाला फॉर्मूला होता है सेविंग फंक्शन का, ठीक है। अब सेविंग है तो यहाँ MPS होना चाहिए ना, तो अगर MPS नहीं है तो आप 1 - MPC भी कर सकते हो ना। तो ये अगर MPC गिवन होता तो ये वाला, अगर MPS गिवन है तो ये वाला होता है सेविंग फंक्शन, है ना। अब यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लायर पता है, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वैसे तो 1/1 - MPC होता है, और 1 - MPC किसके इक्वल है, MPS। तो ये भी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो हम फिलहाल सेविंग फंक्शन निकालना चाहते हैं तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो के आपको 5 गिवन है, 1/MPS, MPS निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 1 1 5 MPS, 5 का जो MPS था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करना तो आता ही होगा। तो 1 से 5 को डिवाइड करने का मतलब 1 तो न्यूमरेटर के अंदर रखना है, ये डिवाइड बहुत ध्यान से करना है। 1 न्यूमरेटर है तो अंदर रखना है, 5 बाहर रखना है। तो ये 10 बनेगा तो 0.2 आएगा, है ना। तो ये डिवाइड आपको आना चाहिए, MPS 0.2 आएगा। अब यहाँ पे मैं जब हमें देखो -C बार तो सबका -60 दिया हुआ है, यानी C बार आपका ऑटोनॉमस जो कंजप्शन है वो 60 है, तो ये -60 तो आएगा। एंड Y भी नहीं दिया हुआ आपको, Y भी एज इट इज़। MPS मेरा कितना आया 0.2, तो 0.2। अब ये वाला ऑप्शन आप देख लेना, ऑप्शन C में आ रहा है, तो क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन C होगा, -60 + 0.2Y, है ना। C ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कौन सा है जो नहीं इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में। तो सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट्स अगर दे रहे हैं जो रशियन एम्बेसी में काम करते हैं, तो ये तो इंक्लूडेड होगा, है ना। इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग, स्मगलिंग से अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो स्मगलिंग कैसी इलीगल एक्टिविटी हो, तो जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है उससे अगर कोई इनकम जनरेटेड होती है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती है, ये याद रखना। इलीगल एक्टिविटी से की गई जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। जैसे गैम्बलिंग हो गया, है ना, स्मगलिंग हो गई, सब इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो इससे जो भी इनकम होगी वो नहीं इंक्लूड होगी। तो ऑप्शन बी, आपको नॉट वाला ही तो पूछा था, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है।
बाकी सारी इनकम आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन consumption function make an intercept at the y-axis at a positive coordinate, it implies that MPC dash and average propensity to consume as the income increases। तो यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन, तो आपको एमपीसी और एपीसी में रिलेशन आना चाहिए। तो जब आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे जब जाता है तो एमपीसी उस टाइम पे ना कांस्टेंट हो जाता है, और जो एपीसी होता है ना वो उस टाइम पे फॉल करता है। कब? जब इनकम इंक्रीज करती है। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो आपको एमपीसी और एपीसी के जो ग्राफ है उसके थ्रू देखना था। तो सी इसका आंसर है, कांस्टेंट, एंड एमपीसी तो कांस्टेंट है और आपका एपीसी क्या होगा? फॉल होगा। क्वेश्चन 8 का आंसर सी ऑप्शन। किस किस बच्चे ने टिक किया है? बिल्कुल ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, स्टेटमेंट 1 एंड 2। आपको स्टेटमेंट चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स। तो देखो, द प्राइस ऑफ ए गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। तो यहाँ पे जो प्राइस है गिवन करेंसी का, अगर इन टर्म ऑफ अनदर के टर्म में, तो उसको बैंक रेट कहते हैं। नहीं, बैंक रेट ये थोड़ी ना होता डेफिनेशन। तो ये तो फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट है ना। नेक्स्ट है डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। यस, इसका जो डिमांड कर्व तो किसी का भी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा है ना। तो यानी कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है बट सेकेंड वाला करेक्ट है। 9th का फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट और सेकेंड वाला करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। फर्स्ट फॉल्स है एंड सेकेंड ट्रू है। बी ऑप्शन आंसर है ना। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्शन रीजन। एजर्शन है अदर थिंग अगर कांस्टेंट है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मे लीड राइज इन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहे तो जो डिवैल्यूएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी में, उससे नेशनल इनकम बढ़ती है डिवैल्यूएशन के होने से। तो यस, ये करेक्ट है, एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न दिया हुआ, डिवैल्यूएशन जो होता है डोमेस्टिक कंट्री का, वो रेफर करता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि डिवैल्यूएशन का मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, रिडक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। रीज़न एक जो डेफिनेशन दी है डिवैल्यूएशन की यही होती है, और इसी रीज़न से जो है क्योंकि करेंसी डोमेस्टिक करेंसी कम हो रही है ना फॉरेन करेंसी के लिए, तो यानी कि इससे क्या होगा? राइज इन नेशनल इनकम। तो रीज़न एक्चुअल में करेक्ट भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है कि दोनों एजर्शन रीज़न करेक्ट भी है, ट्रू भी है, एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो 10th का आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया है? बिल्कुल ठीक है। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ये न्यूमेरिकल पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। लाइक कीजिए वीडियो को, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो ताकि मैं न्यूमेरिकल पोर्शन जल्दी जल्दी सबके करा दूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट पार्ट में करने हैं। अब सेक्शन बी देखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इसका भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज फॉलोड द 5 ईयर प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी कंट्री या कंट्रीज़ है जो 5 ईयर प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉलो करती है? तो ये सभी 5 ईयर प्लानिंग में आते हैं। इंडिया भी, चाइना भी और पाकिस्तान भी, है ना। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों ही 5 ईयर प्लानिंग में आते को फॉलो करते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। 18 का आंसर ए ऑप्शन, ये सबको ही आता होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19 देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 है, एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी पर्सन इनेबल करता है कि वो अर्न कर सके अपनी आजीविका, लिवलीहुड, अपनी फैमिली के लिए। तो यस, ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही तो है कि कोई भी पर्सन अर्न करे अपनी फैमिली के लिए लिवलीहुड। एंड स्टेटमेंट 2 है, वर्कर इज द वन हु कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस ऑफ जीडीपी बाय रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विस। यस, वर्कर की डेफिनेशन भी ठीक है, वर्कर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज दे के। तो यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो ऑप्शन सी 19 का आंसर है। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने टिक किया है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 19 का आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, डैश इंडिकेटर मे बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो कौन सा इंडिकेटर है जो मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में? तो इसमें इंडिकेटर है लिबर्टी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन पर टिक किया है?
क्वेश्चन 20 का आंसर लिबर्टी, ये कमेंट करना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, वाइट रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद, बहुत ही सिंपल था। वाइट रेवोल्यूशन जो होता है डेयरी प्रोडक्शन, वाइट मतलब मिल्क से है ना, तो डेयरी प्रोडक्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर है, ये तो सबको आता होगा है ना। क्वेश्चन 21 का आंसर सी डेयरी प्रोडक्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 22, इन चाइना अंडर डैश पीजेंट वर प्रोवाइडेड विद पूल्ड लैंड टू क्रिएट लार्जर फील्ड्स दैट कुड यील्ड ग्रेटर आउटपुट एंड दे शेयर्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स। तो चाइना में कौन सी, किसके थ्रू पीजेंट्स जो होते थे, मजदूर जो होते थे, उनको पूल्ड लैंड दिया जाता था लार्जर फील्ड क्रिएट करने के लिए, दैट कुड यील्ड ग्रेटर आउटपुट, जिससे ज़्यादा आउटपुट मिले, है ना। तो ये था आपका कम्यून सिस्टम चाइना में, बी ऑप्शन कम्यून सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 का बी कम्यून सिस्टम, किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, तो कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। क्वेश्चन 23 देखिए, एजर्शन रीजन है। एजर्शन है द ईयर 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, यस बिल्कुल ठीक है। रीज़न, आफ्टर द ईयर 1921 इंडिया को एक्सपीरियंस किया एक शार्प राइज इन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, यस 1921 के बाद ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बढ़ा है, इसलिए इसको हम ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, ईयर ऑफ डिवीज़न हो गया, 2 ईयर मतलब 1921 ने पूरे उसको डिवाइड कर दिया। तो क्यों करा, क्योंकि शार्प राइज हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, है ना। तो यस ये इसका रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, तो एजर्शन करेक्ट भी है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों इसे डिवाइड ईयर कहा गया, तो ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ए ऑप्शन इसका आंसर है 23 का, तो 23 एजर्शन रीजन का आंसर ए ऑप्शन, यानी एजर्शन ठीक भी है, रीज़न भी ठीक है एंड एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन देखिए, माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन द ईयर डैश, तो कब ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट कब आया था, ये आया था आपका 1958 में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो ये भी आपको आता ही होगा डेट 1958, तो 24 का आंसर आपका सी 1958, ठीक है। नेक्स्ट 25th देखो, इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट, मतलब ये नहीं कोई कितना भी लैंड ले लेगा, एक लिमिट सेट की गई कि कितना, कोई भी लिमिट, कितनी लिमिट तक लैंड ले सकता है, कितना ऑनरशिप ले सकता है, तो इसको क्या कहा गया, तो इसमें लैंड को एक तरह से लिमिट कर दिया गया, तो इसको हम लैंड सीलिंग कहते हैं, बी ऑप्शन इसका आंसर है, 25th का आंसर बी लैंड सीलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, स्टडी द फॉलोइंग इमेज, ये इमेज है और पूछा गया कौन सा मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया इस पिक्चर को देख के, इमेज को देख के, तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसमें क्या करा, मार्केट को रेगुलेट किया है, ठीक है, तो इस तरीके से फार्मर्स की हेल्प की है ना, तो रेगुलेटेड मार्केट्स की है, तो क्वेश्चन 26 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, रेगुलेटेड मार्केट्स। नेक्स्ट देखिए 27, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन तो आई होप सबको ही आती होगी, ये है सी ऑप्शन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जब रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई गवर्नमेंट ने जो लगाई थी अलग अलग सेक्टर्स पे, तो जो रिस्ट्रिक्शन हटाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहा गया, लिबरलाइजेशन, तो ये डेफिनेशन तो आती होगी, सी ऑप्शन इसका आंसर है 27 का। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड कमेंट करना कैसा गया एग्ज़ाम, कौन सा सेट इजी था, कौन सा हार्ड था, एंड कैसा गया आपका एग्ज़ाम। एंड अगर आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना ताकि मैं इसका सोल्यूशन करा सकूं। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अदर कोड्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।